हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी आपकी चर्चा संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पर हो रही है। मित्रों, उसमें हमने आपको अनुच्छेद 44 तक हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। आज मित्रों अनुच्छेद 45 से आइए प्रारंभ करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हमने बताया था डीपीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रबंध करेगा। क्या कहा गया है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करेगा। ठीक मित्रों, हमारे संविधान के प्रारंभ के समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब उस समय अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 के तहत ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में ये पढ़ा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। अब वो हमारा यानी लोगों का मौलिक अधिकार बन गया है। तो क्या है? अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हमारी आपकी चर्चा इस पर हो चुकी है। मित्रों, ये जो है मौलिक अधिकार, इसके पहले ये आपके अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। लेकिन ये 21 का आर्टिकल 21A के तहत अब मौलिक अधिकार बन जाने के कारण 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध करना ये राज्य का दायित्व दिया गया है। ये चीजें दोनों ध्यान में रखिएगा। और ये मित्रों, हमने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जो है संविधान में स्थान दिया गया। मित्रों, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 45 में क्या स्थिति है आज और 21 का क्या कहता है शिक्षा के संदर्भ में, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बन चुका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इतनी चीजें। और पहले जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य था, ये कहता था हमारा अनुच्छेद 45। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के
बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। यहाँ वहां से हटाकर यहाँ कर दिया गया और यहाँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई। मित्रों ये डिफरेंस भी जानते रहिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद 46 यानी 46 क्या है? राज्य को निर्देश है। निर्देश है, क्या निर्देश है भाई? जनता की यानी हमारे देश की विशेषकर दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, इनके लिए शिक्षा एवं अर्थ की उन्नति का प्रयास राज्य करेगा। क्या है? देखिए, आप देखिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश है कि जनता यानी जो समाज है, जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा एवं अर्थ की उन्नति का प्रयास राज्य करेगा। विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक, ये है आपका 46। इसमें विशेष रूप से जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल जो है वो 48 को हम देखेंगे विशेष रूप से। अड़तालीस ये कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। मित्रों, कृषि और पशुपालन हम इस समय देखते हैं। पशुपालन के अंतर्गत जो हमारी देसी नस्लें हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अनुच्छेद 48 में ये बातें कही है, कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। इसमें एक और आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मित्रों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मित्रों 48A आर्टिकल 48A वो क्या कहता है? वो कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास, साथ ही साथ वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन एवं सुरक्षा का दायित्व राज्य का है। विशेषकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इसको स्थान दिया गया है। यानी पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व जो है राज्य के ऊपर दिया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और संविधान में 48A के रूप में है। आइए देखते हैं, इसको नोट करते हैं। अगला आर्टिकल 48A क्या कहता है? राज्य को यह निर्देश है कि वह पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन
संवर्धन का प्रयास करेगा। साथ ही साथ वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व भी राज्य का होगा। ये मित्रों, ये संविधान में स्थान जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। मित्रों, हम देखिए लगातार बार कोई भी हर क्लास में कोई न कोई एक नया आर्टिकल संविधान में स्थान पाया है, और वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ तक कि जो संविधानविद है वो 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी संविधान भी कहते हैं। एक बार यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम वो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो मित्रों आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है ये कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है आपके संविधान में स्थान पाया, तो ये है मित्रों 42वें संविधान के द्वारा। 48 एक कई बार पूछा गया है, ये विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इसको मैं ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कतई मत भूलिएगा। स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहे ले सकते हैं आप। हाँ, एक 47 आर्टिकल है, 47 छूट गया है, 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 लोगों के जीवन स्तर क्या कहता है? राज्य को यह निर्देश है या राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करे। इसमें मित्रों साथ ही साथ ये कहा है कि हानिकारक मादक द्रव्यों के सेवन को प्रतिबंधित करे। अब यहां देखिए, यहां तो राज्य अपनी ये ड्यूटी मानता है कि हम जो है लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करेगा, यह संविधान निर्देश देता है। साथ ही ये कहता है हानिकारक मादक द्रव्यों के सेवन को भी वो रोकने का प्रयास करे, उसको प्रतिबंधित करे। लेकिन मित्रों हम समाज में देखते हैं यहाँ शराब की दुकानें, सरकारी शराब की दुकानें मिलती हैं, उसका ठेका बाकायदे होता है, उसका विभाग है, ये भी व्यवस्था बनाई गई है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे आर्टिकल 47 का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा करती है। अब किस लिए करती है वो चीजें एक बहुत बड़ा विषय है, यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यह देखिए कि शराब के सरकारी ठेके की दुकान जो शराब की होती है, सरकार उसको बाकायदे लाइसेंस देती है, बेचने की अनुमति देती है। और यहाँ हमारा आर्टिकल 47 इस चीज को मना कर रहा है कि मादक द्रव्य ये वैसी चीजें जिससे व्यक्ति जो है नशे के रूप में प्रयोग करता है। कोई भी वो ड्रग्स या कोई भी पेय पदार्थ जो आपको जो है वो मादक द्रव्यों में ही आएंगे, जो भी हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो चाहे ड्रग्स हो, जिससे आदमी जो है नशे के रूप में प्रयोग करता है।
तो ये चीजें प्रतिबंधित कर रहा है, लेकिन समाज में ये दिखती है। पूछा गया है ये भी आर्टिकल 47। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन रहा है आपका ये 48A, ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, ये बार बार पूछा गया है ये प्रश्न। इसमें ये भी 45 भी इंपॉर्टेंट है, और इसको तो मैं उस समय भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी बातें आर्टिकल आप ये समझ लीजिए कि आप 12 से लेकर फंडामेंटल राइट्स और ये डीपीएस तक, यानी 12 से लेकर 51 तक, यानी 51 तक हर आर्टिकल आपका महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे आप भूल जाइए चलेगा, लेकिन इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या बातें किस आर्टिकल में कही गई हैं ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मित्रों। आइए हम आगे देखते हैं। आगे जो है आर्टिकल 49 क्या है? 49 मित्रों हमारे सांस्कृतिक धरोहरों और ऐसे क्षेत्र जहां स्मारक और कुछ विशेष रुचिकर स्थान हैं, उनको जो है संरक्षित करने की बात करता है। जो जिस क्षेत्र को या जिस इमारत को, जिस बिल्डिंग को हमारे संसद ने राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, बहुत सी हैं, इस समय तो संख्या काफी पहुंच गई है, लाल किला, तो ऐसे ही कई इमारतें हैं जो भारत में, उनको संरक्षित करने का राज्य का दायित्व आपका ये आर्टिकल 49 देता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल विश्व स्तर पर देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है यूनेस्को, आप जानते होंगे, वो जो है अंतरराष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया के जो स्मारक, जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको संरक्षित करने का दायित्व उठाता है। तो अगर देखा जाए, हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आपका आर्टिकल 49 जो है, जो काम विश्व स्तर पर यूनेस्को संगठन करता है, वो काम हमारा आर्टिकल 49 करता है। क्या है इसमें बातें, आइए हम इसको नोट करते हैं, आप अपने नोट्स में इसको उतार लीजिएगा। क्या है 49 कहता है देश के अंदर देश की सांस्कृतिक धरोहरों स्मारकों प्राचीन रुचिकर क्षेत्रों को संरक्षित करने का दायित्व राज्य को देता है, राज्य को दिया गया है। देखिए राज्य की यह भी ड्यूटी है। और हमने एग्जाम्पल में क्या बताया, एग्जाम्पल में जैसे ताजमहल, ये जो है संसद जो है जिन स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, उनको संरक्षित करने की बात यह करता है यूनेस्को। अब ये तो इतना जानेंगे आर्टिकल 49, इतनी बातें आप याद रखेंगे तो। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर यूपीएससी में, आईएएस में तो कई बार ये पूछा गया है, क्योंकि हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को जो है हर जो सांस्कृतिक धरोहरों को, जिनको जो है किसी प्रकार का खतरा रहता है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी खुद उठाता है। तो इस वैसे ही यह अनुच्छेद 49 जो है हमारे राज्य को अपने सांस्कृतिक धरोहरों, अपने स्मारकों, पुरानी बिल्डिंगों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ यूनेस्को के बारे में हम चर्चा करेंगे।
ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड यूनाइटेड नेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये विशेष रूप से सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का काम विश्व स्तर पर करता है। इसलिए हम तुलनात्मक रूप में आपको बता रहे हैं, जिससे आपका 49 में क्या बातें कही गई हैं ये क्लियर रहे, ये भूले ना। ये सांस्कृतिक धरोहरों, जो पुरानी बिल्डिंगे हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, जैसे ताजमहल, लाल किला, इन सबको संरक्षित करने का दायित्व तो राज्य का है। और किस आधार पर है? क्योंकि ये हमारा अनुच्छेद 49 कहता है। अब आइए हम देखते हैं आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 ये कहता है, 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, क्योंकि जानते हैं कि कार्यपालिका को ही समस्त कार्यों के संपादन का दायित्व संविधान के द्वारा दिया गया है। और इसलिए पृथक्करण आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की गलती कार्यपालिका के द्वारा की जाती है या कार्यपालक के द्वारा दी जाती है, तो अगर कहीं किस कमी होती है तो उस कमी को कौन देखेगा, यानी उस पर कौन नियंत्रण रखेगा, कौन ये कहेगा कि ये कार्य जो है कार्यपालिका के अधीन है या इसको आपको नहीं करना चाहिए, तो उस पर जो है बंधन लगाने का काम न्यायपालिका का है। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात हमारा संविधान कहता है। और हमारा आर्टिकल 50 जो है विशेष रूप से यही है। क्या है? आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, यानी पृथक करने का काम करता है। संविधान की भाषा में लिखते हैं पृथक करता है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है, राज्य से कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर रखी, यानी ये चीजें न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक रखे, यानी दोनों के कार्यों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और कार्यपालिका के कार्यों पर अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कमी होती है, तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किसकी शरण में जाता है? वो जो है न्यायपालिका की शरण में जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, अगर आर्टिकल 50 का ये पालन नहीं किया जाएगा तो हमारे संविधान के जितने भी प्रावधान हैं वो जो है किसी काम के नहीं रह जाएंगे, अगर ये संविधान, ये आर्टिकल का अमल नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे संविधान की व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सबके काम अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। संविधान में बाकायदा सारी तीनों व्यवस्थाओं के कार्य अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। और यह आर्टिकल जो है हमारा उस चीज को सबसे पहले दिखाता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का कार्य जो है वो आर्टिकल 50 है। इसमें मित्रों अब लास्ट में एक आर्टिकल बनता है, 51 बच रहा है। वो जो है 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कर्तव्य भी राज्य को निर्धारित किया गया है।
यहां देखिए हमारी विदेश नीति, हम जो है जो शांति का जो संदेश है ये हमारे केवल देश तक ही नहीं है, हमारा संविधान विश्व अंतरराष्ट्रीय शांति की भी बात करता है और राज्य को यह दायित्व दिया गया है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करे और सुरक्षा के संदर्भ में जो जिम्मेदारी वो उठा सकता है वो उठाने का प्रयत्न करे। ये आज भी हमारी विदेश नीति का विशेष लक्षण है। मित्रों, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए हमारा जो संविधान हमारे राजनेताओं को, हमारी व्यवस्था को ये संदेश देता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए हम प्रयास करेंगे और हम उस चीज को करते भी हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो विश्व एक परिवार है, ये इस अवधारणा को चरितार्थ करता हुआ ये हमारा आर्टिकल 51 है। क्या है आइए देखते हैं। अनुच्छेद 51 आइए नोट कर लेते हैं। 51 ये कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाने का दायित्व भी राज्य का है। यानी हमारा राज्य का है, यानी हमारे देश का राज्य, हमारा राज्य है, हमारा देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम भी करेगा। मित्रों, आज हम यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व तो हमारा समाप्त होता है। हमने बहुत ही सरल तरीके से इसमें डीपीएस में जितने भी आर्टिकल थे बिल्कुल सरलतम तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, हम ये जानते हैं कि हमारी बातें आपकी समझ में आई होंगी और अगर कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में उस चीज को डालें, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। कि जो भी किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन हो आप बेझिझक उसकी चर्चा करें, उसके बारे में पूछें, हम जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब मित्रों, अब एक बार आप जान लीजिए कि 36 से भाग 4 एक हम रिवीजन कर रहे हैं। भाग 4 किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से संबंधित है। डीपीएस आप जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखिएगा। डीपीएस कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 में उल्लिखित है और किस आर्टिकल में क्या बातें कही ये हमने आपसे चर्चा की। आज ये चैप्टर हमारा भाग 4 यहीं समाप्त होता है। इसको चाहे तो आप एक की नोट्स बनाकर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक ये सारे जितने भी आर्टिकल हमने आपसे चर्चा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको किसी भी स्थिति में याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन मित्रों आपके हाथ से निकल जाएगा, आप सही नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही है। आगे आप नहीं जानते हैं, आप अटकल लगा के गेस करके सही कर सकते हैं कि इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको हर आर्टिकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी मित्रों आपका प्रश्न सही हो पाएगा। हमने आज आपका 51 तक, कल हम जो है संविधान का भाग 4 उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे जब हम आपको बताएं, आपके सामने लेक्चर दें, तो वो बातें आपके समझ में अच्छे से आए। बस मित्रों, आज हम यही अपनी क्लास समाप्त करेंगे और विश्वास करते हैं हमारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।